हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल इन दिस लेक्चर। इस लेक्चर में मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में जितने भी हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा है उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था। आज मैं उसी को कंटिन्यू करता हूँ। तो चलिए, हमारे पास 1 2 3 न्यूमेरिकल्स है। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल्स को। इसमें हमें दिया हुआ है एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन एन ऑर्बिट ऑफ सर्कमफेरेंस 14.92 एंगस्ट्रॉम इन हीलियम आयन। तो हमें कैलकुलेट करने हैं फर्स्ट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम आयन एंड सेपरेशन एनर्जी। अब देखिए इस क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं। इस क्वेश्चंस में सर्कमफेरेंस दिया हुआ है, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन वो रिवॉल्व कर रहा है उसका सर्कमफेरेंस दिया हुआ। सर्कमफेरेंस होता है क्या, 2 पाई आर। मान लेते हैं यह जो इलेक्ट्रॉन्स है जो कि कहीं न कहीं तो घूम रहा होगा, या तो फर्स्ट ऑर्बिट में या सेकेंड ऑर्बिट में। हम लोग मान लिया कि nth ऑर्बिट में घूम रहा है। तो यदि nth ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसका सर्कमफेरेंस कितना होगा, 2 पाई आर एन। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो फर्स्ट इसका सर्कमफेरेंस हो जाएगा इक्वल टू 2 पाई आर एन। और इस क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि सर्कमफेरेंस कितना है, 14.92 एंगस्ट्रॉम। तो आप ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर 2 पाई आर एन इक्वल टू 14.92 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं आर एन इक्वल टू 14.92 डिवाइडेड बाई 2 पाई, और पाई की वैल्यू दे दीजिए। तो 14.92 डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14। इतने सारे एंगस्ट्रॉम में। तो ये है क्या, आर एन है क्या, ये इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे थे, हमने क्या माना था, nth ऑर्बिट में। और हमें पता है सिंस रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट आर एन हम लोगों ने निकाल लिया है कि 0.529 n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम में होता है। तो यह भी nth ऑर्बिट का रेडियस, यह भी nth ऑर्बिट का रेडियस। तो अब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो देखिए देयरफॉर आप ऐसा लिख सकते हैं 0.529, ठीक है, इंटू n स्क्वायर बाई जेड इक्वल टू 14.92 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3.14। अब यहाँ से हमें n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यानी किस ऑर्बिट में वो मूव कर रहा है। तो पहले यानी का इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट। तो सबसे पहले पता तो चले कि वो इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में मूव कर रहा है। तो सबसे पहले n की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से देयरफॉर आप निकाल सकते हैं यहाँ से n स्क्वायर इक्वल टू 14.92 इंटू जेड डिवाइडेड बाई 0.529, ये नीचे चलाएगा, इंटू 2 इंटू 3.14। हीलियम के लिए जेड का वैल्यू आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए, ये सारे वैल्यू को आप रख दीजिए। तो ये सॉल्व करने के बाद आएंगे 9। तो देयरफॉर यहाँ से जेड इक्वल टू कितने हो जाएंगे, आप निकाल लीजिए। सॉरी, जेड इक्वल टू n इक्वल टू √9 दैट इज इक्वल टू 3। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं वह किस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, थर्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। और हम लोग को पता है कि यदि जब थर्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं तो एनर्जी आप निकाल दी। देयरफॉर एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट हम लोग जानते हैं, En इक्वल टू -13.6
जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, और इसकी वैल्यू एन की वैल्यू कितना 3, तो एंड E3 इक्वल टू -13.6 इंटू जेड। जेड क्या था? एटॉमिक नंबर। कौन से किसके लिए निकाल रहे? हीलियम आयन के लिए। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा बताइए? 2। तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर। ऑर्बिट क्या है? 1, तो ये हो जाएंगे 1 स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, यहाँ 4 हो जाएंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। वो 4 6 4 जा 24, 6 4 जा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये मल्टीप्लाई करने के बाद आएंगे -6.04 -6.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए कितने आ रही मल्टीप्लाई करने के बाद 4, और एन यहाँ पर एक गड़बड़ हुई, एन की वैल्यू तो 3 है ना हमारी, हम लोगों ने निकाल रखा है। हाँ, तो एन की वैल्यू 3, तो ये 3 स्क्वायर हो जाएंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा -6.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये निकल गया आपके एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट। इस ऑर्बिट में एनर्जी कितनी है वो आपको फाइंड आउट हो गया। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने क्या निकाला, कौन सा ऑर्बिट में ये घूम रहा है वो हमने निकाला, उसका एनर्जी क्या है उसको हम लोग, अब हमें निकालना है आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम आयन। अब ये आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, अब देखिएगा ध्यान से। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी आपने पढ़ा होगा, किसी भी इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम से उस इलेक्ट्रॉन को जो लूजली बॉन्डेड होता है उसके न्यूक्लियस से, उसे निकालने में जितनी मिनिमम एनर्जी की जरूरत होती है वही उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहलाता है। लेकिन उसे, अब देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी उस मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो 4th ऑर्बिट में, तो वहां से आपने निकाला, लेकिन निकाल कर ले कहां गया इसका कोई मेंशन नहीं है। तो इस सिचुएशन में आपको ये देखना है कि आप उसमें जिस ऑर्बिट से निकाले वो तो ठीक है, मेंशन है उसमें, लेकिन गया कहाँ ये निकालने के बाद, तो वो उसको जब मेंशन नहीं हो तो उसको इंफिनिटी में भेज दिया जाता है। तो यहाँ पर इंफिनिटी में ऐसा माना जाता है कि वो इंफिनिटी पर चला गया। यानी अब एनर्जी डिफरेंस आप जैसे मान लिया फर्स्ट से थर्ड में जाता, तो कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती, फर्स्ट से भी थर्ड में जा रहा है तो वो किसके इक्विवेलेंट होता है, E3 - E1। लेकिन अब आपने निकाला किसी ऑर्बिट से, वो गया कहाँ मेंशन नहीं, तो इनफाइनाइट में चला गया, तो क्या होगा E इंफिनिटी टू वह ऑर्बिट जिससे आपने उस इलेक्ट्रॉन को निकाला था। तो ये क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी इक्वल टू E इंफिनिटी माइनस En, और हम लोगों ने n की वैल्यू कितनी थी, 3 मानी थी, तो ये कितनी हो जाएगी E इंफिनिटी माइनस E3, और यहाँ से आप E इंफिनिटी की वैल्यू दीजिए 0 माइनस E3, और E3 क्या, एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिट। और हम लोगों ने ये थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी अब हमें निकालनी है, इसकी वैल्यू, तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी इसके लिए नहीं निकालनी, इसके लिए हीलियम आयन के लिए निकालनी है। तो हीलियम आयन के लिए हमें ये n की वैल्यू, ये जो हीलियम आयन है इसमें इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है, फर्स्ट ऑर्बिट में। देखिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, हीलियम आयन की 1s1, तो फर्स्ट ऑर्बिट में है, तो ऑर्बिट नंबर क्या है 1, यानी फर्स्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है, तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी 1 हो जाएगी, यहाँ भी कितनी होगी 1 होगी। अब इसकी वैल्यू आप यहाँ से रख दीजिए, तो E1 तो कितने हो जाएंगे, यहाँ से आप निकाल लीजिए माइनस, और E1 एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। तो इसके लिए हम लोग ये निकाल रहे हैं, तो ये इसकी वैल्यू कितनी होती है -13.6 इंटू n स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर बाई n स्क्वायर, और हीलियम के लिए जेड की वैल्यू 4। तो यहाँ से आप ये जानते हैं कि इसको आप लिख दीजिए, पहले इसको पर लिख दीजिए, यहाँ से ये En हो गया, यहाँ भी En हो गया। अब इसकी वैल्यू यहाँ लिखिए माइनस, और इसकी वैल्यू हो गया -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई n स्क्वायर। अब ये जेड की वैल्यू हीलियम के लिए क्या हो गई 2, तो इसकी वैल्यू हो गई 2, ठीक है, और इसकी वैल्यू हो गई 1। इन सभी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये आएंगे
54 पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ गए आपके आयोनाइजेशन एनर्जी। इसको कॉपी कीजिए या आप पॉज करके इसको कॉपी कर लेंगे। हम लोग आगे चलते हैं। बात समझ में आ गई होगी आपको। यहाँ सर्कमफेरेंस दिया हुआ, सर्कमफेरेंस इक्वल टू 2 पाई आर इन। आर इन हमने इसलिए लिया कि हम लोगों ने मान लिया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो nth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है, तो यहाँ 2 पाई आर इन हो गए। सर्कमफेरेंस दिया हुआ 14.92, तो आप ऐसे लिख सकते हैं इस तरह से। आप नेक्स्ट हमारा थर्ड है एनर्जी सेपरेशन एनर्जी। अब ये सेपरेशन एनर्जी क्या होता है उसको देखते हैं। सेपरेशन एनर्जी होता है यानी ई सेपरेशन। ई सेपरेशन इक्वल टू ई इंफिनिटी माइनस ई एक्साइटेशन। ई एक्साइटेशन। अब ये एक्साइटेशन क्या है? जैसे मान लेते हैं, आप देख रहे हैं, यदि हाइड्रोजन की बात करते हैं, हीलियम की बात करते हैं, तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s, तो हीलियम आयन का 1s1 लाइक हाइड्रोजन एटम हो गया। अब वो उन दोनों की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो तो सेम ही है, क्योंकि ये हीलियम आयन है, वो हाइड्रोजन है। अब एनर्जी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू होता है ई इंफिनिटी माइनस एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन। अब एक्साइटेशन क्या है? जैसे मान ली किसी की ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट है, तो वही सेकंड में चल रहा है, थर्ड में चल रहा है, फोर्थ में चल रहा है, तो वो एक्साइटेशन में हो जाता है, और उस समय उसकी जो एनर्जी होती है वो एक एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन कहलाता है। अब यहाँ पर आप देखिए, ये जो हमें सेपरेशन एनर्जी निकालनी है, तो ई इंफिनिटी माइनस ई एक्साइटेशन, हमें ई इंफिनिटी की वैल्यू मालूम है। At infinity energy of electron is assumed to 0, उसकी एनर्जी 0 होती है। अब हमें एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन को देखना है, तो एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन आप देखिए वो किस सेल में ये ऑर्बिट रिवॉल्व कर रहा था, वो थर्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा था। तो जब थर्ड ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी एनर्जी थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी के बराबर होगी ना, एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन। हाँ, तो यहाँ थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी के बराबर होगी। अब थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी ये तो आपकी 0 हो गई, माइनस अब एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन n की वैल्यू 3 थी ना, तो उसकी वैल्यू जब आप निकालेंगे तो ये आएंगे माइनस 6.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो आएंगे 6.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसा, और ये हो जाएंगे आपको एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन। इस तरह से हम लोगों ने एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन क्या होता है, फिर सेपरेशन एनर्जी क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, इसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाला। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन में दिया हुआ कैलकुलेट द लिमिटिंग वेवलेंथ ऑफ वार्मर सीरीज। अब ये लिमिटिंग वेवलेंथ क्या होता है उसको पहले समझते हैं। लिमिटिंग वेवलेंथ का मतलब होता है कि जैसे मान लिया आप यहाँ कौन सा सीरीज दिया हुआ, वार्मर सीरीज। वार्मर सीरीज का फर्स्ट लाइन बताइए, ये थर्ड से सेकंड में जंप करता है, ये n इक्वल टू 3 टू n इक्वल टू सेकंड में। लेकिन लास्ट लाइन कहाँ से होता है, यहाँ से। लास्ट लाइन के लिए फर्स्ट लाइन हुआ, लास्ट लाइन के लिए ऐसा हो जाएगा, ये n की वैल्यू इंफिनिटी, और यहाँ यानी n2 की वैल्यू इंफिनिटी, इसको n2 मैं कर देता हूँ n1, और n1 की वैल्यू होगी 2। अब इसके वेवलेंथ और इसकी वेवलेंथ यहाँ हमें बताना है, निकालना है, वेवलेंथ निकालना है ऑफ वार्मर सीरीज। किसके लिए? लिमिटिंग वेवलेंथ। तो लिमिटिंग वेवलेंथ यानी कि उसका फर्स्ट लाइन का वेवलेंथ और उसका लास्ट लाइन का वेवलेंथ। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन 3 से 2 और लास्ट लाइन इंफिनिटी टू 2, तो हमें इसके लिए वेवलेंथ निकाल लेंगे। इसका मतलब हो गया, फर्स्ट हम लोग निकालते हैं, हम लोग जानते हैं 1 बाय लैम्डा इक्वल टू वी बार इक्वल टू आर एच जेड स्क्वायर, रेडबर कांस्टेंट।
1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर, ऐसा। और यहाँ से 1 बाई लैम्डा, तो हम लोग यहाँ से ये निकाल लेंगे। 1 बाई लैम्डा क्या होगा, 1 बाई लैम्डा इक्वल टू आर एस की वैल्यू, जेड की वैल्यू, जेड की वैल्यू आप निकाल लीजिए। जेड की वैल्यू जैसे हीलियम आयन है तो जेड की वैल्यू आप रख दीजिए, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, कितने होंगे। और ये सेकंड क्वेश्चन है हाइड्रोजन के लिए, फर्स्ट वाले क्वेश्चन नहीं थे। हाइड्रोजन के लिए आप जेड की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, फिर ये n1 और n2 की वैल्यू रख लीजिए। तो फर्स्ट लाइन ऑफ वार्मर सीरीज ये जो हो गया फॉर फर्स्ट लाइन ऑफ वार्मर सीरीज, फर्स्ट लाइन ऑफ वार्मर सीरीज, ये वार्मर सीरीज। और इसके लिए इलेक्ट्रॉन शुड जंप्स फ्रॉम थर्ड टू सेकंड, तो यहाँ पर देखिए n1 की वैल्यू कितनी होगी, देख लीजिए 2, और n2 की वैल्यू 3। अब इनका वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए, ये RH जेड स्क्वायर 1 बाई n1 स्क्वायर, n1 का वैल्यू 2 स्क्वायर माइनस 1 बाई 3 स्क्वायर, ऐसा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, तो इसको जब आप ये सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपका ये आएगा 6565 एंगस्ट्रॉम। इसको आप सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करेंगे, जेड का वैल्यू ये आपका हाइड्रोजन एटम्स के लिए आपको वार्मर सीरीज हाइड्रोजन एटम के लिए, तो हाइड्रोजन एलिमेंट के लिए जेड इक्वल टू 1, यानी मैं लिख देता हूँ फॉर हाइड्रोजन जेड इक्वल टू 1 हो गए। हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू 1 हो गई। आरएस की वैल्यू आपको पता है, रेडबर्ग कांस्टेंट 10967, इन सभी की वैल्यू रख देंगे। तो ये देयरफॉर लैम्डा जो कैलकुलेट करके आएगा वो आएगा 6565 एंगस्ट्रॉम। तो फर्स्ट लाइन लिमिटिंग लाइन, ये तो फर्स्ट लाइन हुआ। लास्ट लाइन इसका लिमिटिंग लाइन, तो नेक्स्ट इक्वल फॉर लास्ट लाइन, फॉर लास्ट लाइन ऑफ वार्मर सीरीज, ऑफ वार्मर सीरीज, तो वार्मर सीरीज की लास्ट लाइन के लिए n2 का वैल्यू इंफिनिटी, n1 की वैल्यू 2, तो आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। n1 और n2 की वैल्यू क्या होगी आप निकाल लेंगे, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। 1 बाई लैम्डा इक्वल टू वी बार इक्वल टू फिर RH जेड स्क्वायर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। यहाँ n1 क्या है 2, n2 क्या है इंफिनिटी, इसकी वैल्यू दे दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ आप सॉल्व करेंगे तो ये जो लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करके आप लाएंगे वो आएगा 3647 एंगस्ट्रॉम, 3647 एंगस्ट्रॉम, ये इसके आंसर आएंगे। आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हम लोगों ने देखा कैलकुलेट लिमिटिंग वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन है which transition in hydrogen spectrum has the same wavelength as warmer transition in n equal to 4 to, देखिए n equal to 4 to ये 2 of helium ion spectrum। ये कहा जा रहा है कि which transition in hydrogen spectrum has the same wavelength, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करता है तो एनर्जी रिलीज एब्जॉर्ब करती है। मान लेते हैं हायर से लोअर में आ रही है तो एनर्जी रिलीज होगी, उसका कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगा। तो ये कहा गया है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है तो एनर्जी रिलीज करेगी, तो उसी वेवलेंथ वाले हमें एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए, यदि हमारे पास हीलियम आयन है तो इसमें इलेक्ट्रॉन को कहां से कहां ट्रांसफर होना पड़ेगा, ये हमें निकालना है। तो हम चलो मान लेते हैं यहाँ पर मान लेते हैं which transition in hydrogen spectrum has the same wavelength as warmer transition in n equal to 4 से n equal to 2। तो पहले फॉर हम लोग निकाल लेते हैं हीलियम आयन के लिए। फॉर हीलियम आयंस हम लोगों ने मान लिया कि इसमें जो हीलियम आयन में जो हम लोग ट्रांजिशन कर रहे हैं वो 4 से 2 के लिए कर रहे हैं। तो इसके लिए 1 बाई लैम्डा कितनी होगा, देखिए 1 बाई लैम्डा इक्वल टू वी बार इक्वल टू RH, ठीक है, और यहाँ पर RH, ठीक है, जेड स्क्वायर, ठीक है, जेड स्क्वायर, और ये 1 बाई n1 स्क्वायर
माइनस 1/n²। ये इसके फॉर्मूले हैं। अब आप देखिए यहाँ से हमने माना कि ये पहले हीलियम आयंस के लिए हमने निकाला, तो ये इसके लिए n1 का वैल्यू 2 है और n2 का वैल्यू 4 है। यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो इक्वल टू RH इक्वल टू Z फॉर हीलियम 2 हो गए, तो ये हो गए 2² यहाँ 1/, ये कितने हो गए देखिए आप 2², ठीक है, माइनस 1/, यहाँ कितने हो गए 4²। ध्यान से देखिएगा इसको, इस क्वेश्चंस को थोड़ा सा टेक्निकली हैंडल करना, नहीं तो आप सॉल्व करते रह जाइएगा, आंसर नहीं आएगा, परेशान हो जाइएगा। तो ये हमने हीलियम आयन के लिए हमने मान लिया फॉर हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन एटम्स नॉट आयन, हाइड्रोजन एटम्स, और सेम वेवलेंथ मान लेते हैं कि सेम वेवलेंथ वाली लाइट इमिट करती है, एनर्जी इमिट रिलीज होती है कब, जब हाइड्रोजन में N1 से N2 की ओर जाता है। तो इसके लिए फिर हो जाएंगे 1/λ RH, ठीक है, Z², Z की वैल्यू तो 1 होगी हाइड्रोजन के लिए, और ये हो गए 1/n1² माइनस 1/n2²। देख लीजिए, क्लियर है। अब आप यहाँ देख लीजिए, ये हाइड्रोजन के लिए है और ये हीलियम आयंस के लिए था। तो ये तो क्वेश्चंस कह रहा है कि वेवलेंथ जो मिलता है वो दोनों का सेम है, तो ये और ये दोनों पार्ट तो सेम हो जाएगा ना, तो इसके इक्विवेलेंट कर लीजिए। तो देयरफॉर हम लोग यहाँ से इस RH को हम लोग हटा लेते हैं, रेडबल कांस्टेंट को, तो यहाँ क्या बच गया देखिए 1/n1² माइनस 1/n2² इक्वल टू 2²। और यहाँ से क्या कीजिए आप, चलिए पहले इसको कॉमन ले लीजिए, पहले 2² को, तो 2² को कॉमन लेंगे तो 1/1² माइनस 1/, यहाँ पर बच जाएंगे 2², राइट। अब यहाँ से इसको कैंसिल कर लीजिए, तो देख लीजिए देयरफॉर यहाँ कितने आ गए 1/n1² माइनस 1/n2² इक्वल टू 1/1² माइनस 1/2²। अब देखिए n1 1, n2 2, देयरफॉर n1 इक्वल टू 1 एंड n2 इक्वल टू 2। यानी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में यदि उतनी ही सेम वेवलेंथ वाली, ठीक है, यदि हमें एनर्जी वाली लाइंस को यदि इमिट करनी है, तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में कराना होगा। यानी कि कौन से सीरीज में ये मिलेंगे लाइन, फर्स्ट ऑर्बिट में कौन से मिलते हैं, लेमन सीरीज, यानी ये लाइन लेमन सीरीज के होंगे। और इसमें क्या होते हैं, लेमन सीरीज के होंगे। और ये बताइए फर्स्ट लाइन होगा या सेकंड लाइन होगा लेमन सीरीज के लिए, लेमन सीरीज के फर्स्ट लाइन के लिए सेकंड से फर्स्ट में जंप करना चाहिए, तो ये कौन सी लाइन होंगे, फर्स्ट लाइन ऑफ लेमन सीरीज होगा। ये आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कौन सी लाइन है और किस सीरीज की कौन सी लाइन है, तो ये क्या होंगे, फर्स्ट लाइन ऑफ लेमन सीरीज, फर्स्ट लाइन ऑफ लेमन सीरीज। तो मैं समझता हूँ आप सभी लोग इस न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को अच्छी तरह समझ गए होंगे। अभी 1-2 क्लास मैं थोड़ी थोड़ी कर करके 4-5 न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम ही मैं धीरे धीरे करके आपको पहले पूरा सिखा दूंगा। फिर इसमें हम लोग चलेंगे शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में, फिर हम लोग पढ़ेंगे, फिर आइजन वैल्यू, आइजन फंक्शन और थोड़ी सी श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस के बारे में मैं बताऊंगा। वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ी सी उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है आप जानते ही नहीं हो। थोड़ा वेव मैकेनिकल मॉडल और इस सभी के बारे में थोड़ी थोड़ी बात को मैं बताऊंगा। तो आज इतना ही। सो ओके, थैंक्स टू ऑल। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और भी कुछ नए न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम के साथ में। सो ओके, थैंक्स टू ऑल।